नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इधर कुछ बरसों से चलन देखा गया है कि जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, वहाँ चुनाव से कुछ अरसे पहले सांप्रदायिक माहौल गर्म होने लगता है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल, वहाँ पर आप देखें कि साल भर से ही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक घटनाएं घट रही थी, माहौल गर्म किया जा रहा था। और उत्तर प्रदेश, जहाँ मुस्लिम आबादी तकरीबन 20% के आसपास है, वहाँ तो सारा खेल सांप्रदायिक ही था। और अगर हम ये नवरात्र का और रमज़ान का महीना देखें, गंगा जमनी तहजीब का महीना, इसमें अनगिनत घटनाएं हुई, छोटी बड़ी, और पूरे देश भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद को लेकर हिंदू मुस्लिम तनाव सांप्रदायिक होता रहा। और रामनवमी के दिन, रामनवमी के पवित्र दिन पर तो 5 राज्यों में हिंसा हुई और ज़बरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई, और कहीं तो नौबत कर्फ्यू की आ गई। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए, एक आध की जान भी चली गई। जैसे मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 5 राज्यों में जमकर हिंसा हुई। अगर बंगाल छोड़ दें तो झारखंड में चुनाव है 2024 में, कर्नाटक में चुनाव है अगले साल, गुजरात में चुनाव है इसी साल, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। अब इसके पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश है? कौन लोग हैं इसमें शामिल? मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो में कई बड़े मुद्दे मैं उठाने जा रहा हूं, कई सवाल उठाने जा रहा हूं। और हाँ, कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा और इस आंतरिक सुरक्षा के जो पहरेदार हैं, बात उनकी भी मैं करूंगा। अब दोस्तों, ये रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान ये जो घटनाएं हुई पूरे देश भर में, ये एक तरह से अभूतपूर्व है। और अगर आप ये नक्शा देखिए, और अगर आप देखेंगे कि जैसे गुजरात में साबरकांठा, आनंद और द्वारका, एक पैटर्न पर एक ही तरीके से वही शोभा यात्रा में आगजनी, पथराव, हिंसा, गोली, और उसमें कुछ मौत भी हुई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और ऐसी ही शोभा यात्रा झारखंड में अगर आप चले जाएं तो लोहरदग्गा में जा रही थी, और वहाँ पर भी जुलूस पर पथराव हुआ और उसके बाद हिंसा हो गई। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो खरगोन में भी इसी तरह की आगजनी, घर जलाए गए, घर फूके गए, लूटपाट हुई, कर्फ्यू लगा। और कर्नाटक के कोलार में भी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग इन घटनाओं में शामिल हैं, ये कौन लोग हैं, और क्या वाकई इनकी पहचान की जा रही है, या किसी पार्टी से जुड़े लोग हैं, किसी आप कह सकते हैं संस्था से जुड़े लोग हैं, विजिलेंटे ग्रुप्स हैं? कौन लोग हैं जो धार्मिक स्थलों पर चढ़ जा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बहुत ही भड़काऊ भाषण लाउड स्पीकर से दे रहे हैं? और क्यों दे रहे हैं? मकसद क्या है? सवाल ये भी है कि क्या ये जो छोटे छोटे ही सही, लेकिन ये जो राइट्स हैं, कम्युनल राइट्स हैं, क्या ये प्री मेडिटेटेड हैं, प्री प्लान्ड हैं, यानी सुनियोजित हैं, सोच समझकर ये हिंसा को अंजाम दिया गया? और अगर अंजाम दिया गया तो क्या ये जो माहौल गर्म किया जा रहा है चुनाव से पहले, खासकर कर्नाटक में या गुजरात में, तो क्या इसके पीछे जो मकसद है वो वोटों का ध्रुवीकरण? क्या देश को इस तरह की जो घटनाएं हैं सांप्रदायिक, इससे क्या वाकई नुकसान होता है? और जिस देश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटीज़ है, वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी है, 20-25 करोड़ की जनसंख्या मुसलमानों की है, वो माइनॉरिटी नहीं है। और अगर उनको टारगेट किया जाता है तो इसका आगे चल के क्या अंजाम होगा? किस हद तक हमारे देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी? और वो देश जो एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है, विकास की छलांग, तरक्की की छलांग, सुपर पावर बनने की छलांग, चीन से प्रतिस्पर्धा करने की छलांग, जीडीपी बढ़ाने की छलांग, समृद्धि की छलांग,
ये जो सांप्रदायिक हिंसा है धीरे धीरे फैल रही है, इस छलांग को क्या रोक देगी? सवाल ये भी है कि हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा का ढांचा है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो पल पल की जानकारी जिसे रहती है और चप्पे चप्पे की जानकारी रहती है, सरहद से लेकर देश के रिमोट एरियाज तक, उसका क्या कहना है, उसकी क्या इनपुट है? और अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो बार बार राज्य सरकारों को अलर्ट कर रही है, तो खासकर कर्नाटक में, गुजरात में ये जो हिंसा का एक शर्मनाक वहां पर खेल हुआ, लोकल पुलिस क्या सो रही थी? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो की बातें नज़रअंदाज की गई? इस पर भी मैं आऊँगा और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो डिज़ाइन एक इमर्ज हो रहा है, एक पैटर्न जो इमर्ज हो रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, ये जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है, इन शोभा यात्राओं को लेकर जो दंगे हुए, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कर्नाटक से। अब दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत के राज्य देखेंगे और वहाँ पर लोगों का आप मिजाज देखेंगे, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, उनका मिजाज, उनकी सोच, उनका माइंडसेट उत्तर भारत के लोगों से, हमारे समाज से थोड़ा सा भिन्न है, खासकर तमिलनाडु में, आंध्र में। हालांकि वहाँ पर उनकी जो सोच है, उसके बावजूद केरल में कुछ पॉकेट्स में सांप्रदायिक हिंसा होती रही है, लेकिन इधर इस तरह की हिंसा कर्नाटक में देखने को लगातार मिल रही है। और ख़ासकर जब से बसवराज बोम्मई वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, एसआर बोम्मई के बेटे हैं और समाजवादी धारा के रहे, सेकुलर धारा के रहे, लेकिन जब से बोम्मई साहब ने बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, तब से कहीं ना कहीं वो ये तो संघ को बता रहे हैं या केंद्रीय नेतृत्व को, भाजपा को बता रहे हैं, मोदी और शाह को बता रहे हैं कि नहीं, हम भी उसी आइडियोलॉजी को अपटो करते हैं, एंडोर्स करते हैं। और इसीलिए आप देखें कर्नाटक में जैसे जैसे तारीखें चुनाव के करीब आ रही, वहाँ पर हिजाब को लेकर, कॉलेज में लड़कियाँ हिजाब पहन के जा रही हैं मुस्लिम, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ देश प्रदेश विदेश में। उसके बाद अभी एक घटना थोड़ी सी हिजाब की थमती, हलाल आ गया और हलाल को लेकर कुछ गरीब मुस्लिम वेंडर से ज़ाहिर तौर पे बदमिजाजी की गई, उनके साथ फिर सुर्खियां बनी। और फिर मंदिर के सामने कुछ जो मुस्लिम वेंडर्स सामान बेच रहे थे, उनको वहाँ से हटाया गया, उनको भी प्रतिबंध लगाने की बात हुई। और ये सब चीज़ हो ही रही थी कि फिर वो अजान को लेकर एक विवाद हुआ। हालांकि सरकार का कहना है कि हमने लाउड स्पीकर तो बाकी सारे रिलीजियस प्लेसेस पर प्रतिबंध लगाने की बात करी थी, एक समय सीमा तय करी थी, लेकिन अजान को लेकर, तो ये जो अजान हो या हलाल हो या हिजाब हो, ये जो एक तरह का माहौल वहाँ गर्म किया जा रहा है, और ख़ासकर बोम्मई साहब कर रहे हैं जो एक सेकुलर विचारधारा से आते हैं। ऐसा लगता है जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे कर्नाटक एक नई हिंदू लेबोरेटरी, नई प्रयोगशाला बनाई जा रही और उसका प्रयास है वहाँ पर। अब कर्नाटक के बाद अगर आप गुजरात देखें, गुजरात में क्योंकि जो चुनाव है वो तो एकदम सर पर आ गए हैं और लगातार प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं लगातार वहाँ पर, और जिस तरह से इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, और गुजरात में जो एक नई सरकार, भाजपा की नई सरकार, यानी नए मुख्यमंत्री, नई कैबिनेट, जिनका आज से आप कह सकते हैं साल भर पहले कोई नाम नहीं जानता था मुख्यमंत्री का, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर का, उसको लेकर थोड़ा सा बीजेपी भी सशंकित है। लेकिन चुनाव के पृष्ठभूमि में जिस तरह से वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा घटी है रामनवमी के दिन, और खासकर 3 जिलों में, साबरकांठा, आनंद और द्वारका में, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। और एक पैटर्न देखा जा रहा है कि जो हिंसा कभी सांप्रदायिक हिंसा बड़ौदा में होती थी, अहमदाबाद में होती थी, सूरत में होती थी, बड़े शहरों में होती थी, वो सांप्रदायिक हिंसा, वो पोलराइजेशन अब शहर से गांव की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि गांव वो एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। शहर में बीजेपी है, शहरी इलाकों में, और ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस मजबूत है। तो अब ग्रामीण अंचलों में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जैसा कि हमें एक पैटर्न दिखता है, ये कहीं ना कहीं इशारा चुनाव की तरफ कर रहा है।
और इसके पीछे भी एक आप कह सकते हैं एक डिज़ाइन है। और अगर आप डीएनए की रिपोर्ट देखें तो वो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो पोलराइजेशन है, उसका जो स्प्रेड है, उसका जो विस्तार है, वो अर्बन टू रूरल है। और डीएनए के बाद एक रिपोर्ट आप डेक्कन हेरल्ड की देखें जिसमें आर.के. मिश्रा बहुत ही ख्याति प्राप्त संपादक पत्रकार वहाँ के रहे हैं गुजरात के, और उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है जहाँ पर कस्बों में, शहरों में, छोटे शहरों में, नगरों में, तहसीलों में और गाँव में सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिख रहा है। अब आर.के. मिश्रा जी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये जो पैटर्न देख रहे हैं हम शहर से कस्बों की तरफ, इसमें जो वहाँ की जो सिविक बॉडीज़ हैं, जो नगर पालिका हैं, वो खासकर जो नॉन वेज बेचने वाले जो लोग हैं, जो ठेले पे नॉन वेज बिकता है, उसको टारगेट कर रहे हैं। और इसके पीछे भी एक सोच है। उन्होंने, मिश्रा जी ने एक जिक्र और किया है। उन्होंने कहा है कि धनधुका, ये एक आप कह सकते हैं एक छोटा सा एक टाउन है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर बीजेपी से जुड़े एक सज्जन थे, नौजवान, वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उनको जनवरी में इसी साल गोली मार दी गई। हत्या थी और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, जो हत्यारे हैं उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में इसको प्रोजेक्ट किया गया और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, यानी हत्या पर जो राजनीति हुई है, उसका कहीं ना कहीं एक जो मिश्रा जी का कहना है कि एक गलत मैसेज गया है। अब दोस्तों, ये जो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी का आप कह सकते हैं स्टेक है, स्टेक होल्डर है, जहाँ पर बीजेपी या तो सत्ता में है या सत्ता में वापस आ सकती है, उन राज्यों में, खासकर जैसे उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या कर्नाटक है या गुजरात, यहाँ पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उससे जुड़ी जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको भी एसेस करना पड़ेगा, उनका भी आकलन ज़रूरी है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। आंतरिक सुरक्षा, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके प्रति जवाबदेही अमित शाह की है। और जहाँ पर बीजेपी सरकारें हैं, वहाँ पर ये जवाबदेही और बढ़ जाती है अमित शाह की। अब लगता ऐसा है कि अमित शाह कहीं कहीं अपने को गृह मंत्री से अलग कर लेते हैं और चाणक्य बन जाते हैं। और ऐसा उनके बारे में बीजेपी के लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि वो तो चुनाव जिताने की एक मशीन है, वो तो चाणक्य है, वो तो एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट है जो बार बार बीजेपी को जिता रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमित शाह जी का जो काम है एक गृह मंत्री की हैसियत से, वो सिर्फ चुनाव जिताना है? क्या कानून व्यवस्था या किसी की जान चली जाए उसके प्रति उनकी जवाबदेही नहीं होगी? जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली में जब आप कह सकते हैं फरवरी 2020 में, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, कुछ तारीख आगे पीछे हो सकती है, 2020 में दिल्ली में चुनाव होने के तुरंत बाद जिस तरह से दंगे हुए, और उन दंगों को मैंने कवर किया, और जिस तरह से वो टारगेटेड राइट्स थे, जहां पर एटलीस्ट 2/3 मुस्लिम्स मारे गए, 53 में से अधिकांश लोग जो मारे गए मुस्लिम थे। ये जो राइट्स हो रहे थे दिल्ली में, और खासकर फर्स्ट 48 आवर्स, उसमें अमित शाह कहाँ थे? मैं नहीं जाना चाहता वो क्रिकेट के स्टेडियम और डोनाल्ड ट्रंप, में उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन उनकी जवाबदेही कहाँ थी? इसलिए जवाबदेही ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में जो दंगे थे, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी अकाउंटेबिलिटी दिल्ली पुलिस को है, और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है होम सेक्रेटरी को देश के, और होम सेक्रेटरी रिपोर्ट करते हैं देश के गृह मंत्री को। सीधी जवाबदेही थी। लेकिन इतने लोग मारे गए, कोई भी जो जांच उसमें हुई या जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई पूछने वाला फिलहाल नहीं है उसको। अब दिल्ली के अगर राइट्स हैं या गृह मंत्री जो हैं वो गांधीनगर से आते हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो भी कहीं ना कहीं गुजरात से ही उनका ताल्लुक है, भले उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है वाराणसी हो, लेकिन इस तरह के जो दंगे होते हैं जिसमें तमाम बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ठप हो जाता है और एक बहुत गलत छवि पेंट होती है उस भारत के लिए जिसको मैंने पहले भी कहा कि आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी लड़ाई लड़नी,
वहाँ पर जो जवाबदेही है वो गृह मंत्री की, लेकिन गृह मंत्री से कोई पूछता नहीं है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, सवाल करने वाला कोई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब दोस्तों, मैं बहुत तफसील से इन विषयों को मैं खंगालना नहीं चाहता, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस, इसके जो इम्प्लीकेशंस, इन चीज़ों को बार बार अगर आप स्क्रीन पर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का असर ध्रुवीकरण होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैं ग्राफिक डिस्क्रिप्शन पे ना जाऊँ। लेकिन एक सवाल ज़रूर हमारे और आपके जहन में ज़रूर आता है कि ये जो फ़ौज है एक युवाओं की, जिसे विजिलेंटे ग्रुप्स कहते हैं, जो किसी ना किसी बात पर कि मवेशी कोई जा रहे हैं ट्रक पर, उसको आपने पिटाई कर दी या लिंच कर दिया, मॉब लिंचिंग कर दिया, ये जो हमारे पास फोर्स है, जो यूथ फोर्स है, यूथ ब्रिगेड है देश की, ये रोज़गार की जगह, देश को आगे बढ़ाने की जगह, देश की ग्रोथ की लड़ाई लड़ने की जगह, अगर ये इस लड़ाई में शिरकत करेगा और ये संख्या बढ़ेगी तो देश एक डेवलप्ड स्टेट की जगह वो तबाही की तरफ बढ़ जाएगा। और इस पर मुझे लगता है कि एक बार मोदी जी और उनके अर्थशास्त्रियों को ज़रूर सोचना चाहिए, चाणक्य को भी सोचना चाहिए कि देश में क्या वाकई समृद्धि माने रखती है, प्रॉस्पेरिटी माने रखती है। और अगर प्रॉस्पेरिटी माने रखती है तो इस तरह के विजिलेंटे ग्रुप्स पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो कम्युनल राइट्स हैं, इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे हैं, कहीं ना कहीं इस पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि जो चुनौतियां हैं देश की, महंगाई है, बेरोज़गारी और बहुत सी समस्याएं घर घर की, उसको अगर हम पीछे छोड़कर अगर यहाँ पर फोकस करेंगे तो वाकई इस देश का जो भविष्य है, हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे संविधान में जैसी कल्पना की गई हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर हालांकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय दें और इसका हल क्या है, इसका कहीं ना कहीं इस मसाइल का, इस प्रॉब्लम का, इससे कैसे निजात मिल सकती है इस देश को, जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसे मकाम पे खड़ा है कि अगर थोड़ा सा भी उसको एक इंडस्ट्रियल पुश मिले, एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, तो चंद सालों में चीन के बराबर खड़ा हो सकता है। ये पोटेंशियल, ये क्षमता इस देश में। तो मैं आपके सजेशन ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्कार।